नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे इस्लामी दुनिया की और उनके चीन के साथ, अमेरिका के साथ संबंध की। हमारे साथ हैं सुमित पीर जी। सुमित पीर जी का स्वागत करता हूं मैं। संजय सुमित सर पीर जी नमस्कार। बताएं। हाँ, प्रणाम। आपका स्वागत है। ये बताएं कि ये कतर वाले जो हैं, ये भारतीय जो नेवल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ क्या गेम खेल रहे हैं? सर सबसे पहले आपको नमस्कार प्रणाम, सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सबके त्योहार बड़े अच्छे रहे होंगे और अब की बार खूब पटाखे वटाखे भी बचे, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब कतर पे आए। सर कतर वाले बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स हैं इनको एज बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहते हैं। इनको बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहते हैं। इनका मंशा है कि भारत को कहीं ना कहीं झुकाया जाए, भारत को कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत करने पे मजबूर किया जाए, भारत को कहीं ना कहीं मोदी जी को, नवाज शरीफ को एक टेबल पे बिठा दिया जाए, जिसका बाद में खूब हमारे अपोजिशन जो है खूब प्रचार प्रसार करेगी, भाई मोदी झुक गया, मोदी भिग गया एंड ऑल दैट। तो ये सब उनके चाल है। अब ये 8 अफसरों को उन्होंने बार्गेनिंग चिप किया है कि अगर इन 8 अफसरों के साथ कुछ हो जाता है तो वो उसकी गाज भी मोदी जी पे गिरती है। अगर ये जाके नवाज शरीफ के साथ बैठ गए एज अंडर सम डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड ऑल, तो वो भी इट डजंट गो वेल। और अभी इन्होंने क्या कहा था, हमने इन्हें कहा था भाई हम इनको वी आर गिविंग देम दिस लीगल काउंसिल असिस्टेंस। अभी कल परसों खबर आई, इन कतरियों ने वो भी मना कर दिया। और कतर कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो भारत ने इजराइल को समर्थन किया, जो भारत इजराइल के साथ है, वो भी इनको चुभ रही है कि भाई भारत इजराइल के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। भारत में तो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये इनके साथ कैसे खड़ा हो सकता है। तो भारत को घेरने के लिए कई सारे ऐसे तरीके निकाल रहे हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जो 8 नेवल अफसर है उनको इस बार्गेनिंग चिप की यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तकलीफ है कि नवाज शरीफ से क्यों नहीं मिलते, सीज फायर गाजा में पैलेस्टीन का समर्थन क्यों नहीं करते, इसराइल के साथ आप क्यों खड़े हो, आप अमेरिका से दोस्ती क्यों बढ़ाते हो। तो ये वाली चीजें जो है कहीं ना कहीं, अभी आप देखिए आपकी पूरे केरला में, आपके पूरे में कहीं ना कहीं आईसिस का, कतार का पैसा बहुत आ रहा है। कतार के पैसे से बहुत कार्यवाही वहां भी चल रही है। ये चाहते हैं भारत को डिस्टेबलाइज करना एट एनी कॉस्ट। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली 8 लोग इनके हाथ लग गए हैं और दे आर यूजिंग दैट टू कि भारत को कैसे एम्बेरस किया जाए, भारत को कैसे कमजोर दिखाया जाए, भारत को का वर्चस्व कैसे तोड़ा जाए, ये कोशिश है सर इनकी। और जबकि इनको भी पता है ये इन अफसरों का लेना देना कुछ नहीं है। और इन्होंने क्या कह दिया, अब अचानक बोल दिया ये इसराइल के लिए स्पाइंग करते थे। अरे भाई एक बात बताओ, हमारे अफसर इसराइल के लिए क्यों स्पाइंग करेंगे? क्या मोसाड हमारे दम पे चलता है? तुम्हारे यहाँ तो, तुम्हारे यहाँ ये शेख वे कितनी बार बाथरूम जाते होंगे, इसका भी हिसाब किताब मोसाड के पास होगा। तो हम अपने अफसर भेजेंगे वहां पे, एक्स नेवी अफसर, डेकोरेटेड ऑफिसर्स, जिनको कई सारे अवार्ड मिले, टू स्पाई फॉर इसराइल। दिस इज अब्सर्डिटी। अब इसराइल का नाम इन्होंने संजय सर इसलिए लिया क्योंकि यहूद का नाम लेते ही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई बात नहीं करेगा। यहूद का नाम लेते ही आपको लाइसेंस टू किल मिल जाता है, यहूद का नाम लेते ही रिलीजियस एंगल आ जाता है, यहूद का नाम लेते ही आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आप देखें संजय सर, पूरे 55-57 मुल्कों में से किसी ने मुंह नहीं खोला है। और ये जो हमारे अफसर गए थे, इनको वेट आपने किया, इनको वीजा आपने दिया, इनको वर्क परमिट आपने दिया, डारा कंसल्टिंग में काम करते थे। तो जब आपने सारा वेटिंग किया, जब आपने सारा सिलेक्शन किया, ये हमने पैराशूट से तो डाले नहीं थे। They did not infiltrate Qatar. You gave them a visa, you gave them everything, you did your vetting. तो इसका मतलब जो तुम्हारा शासन प्रशासन है कतर का, वो निकम्मा है, उसे कुछ नहीं पता। तो अब तुम्हें अचानक एक दिन याद आता है कि पहले तो बोल लगा कि ये रॉ के लिए काम करते हैं, फिर एक दिन अचानक याद आया नहीं 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 नहीं, अब ये यहूदियों के लिए काम करते हैं। ये जो हमने इसराइल को सपोर्ट किया है, जो खुलेआम सपोर्ट किया, इनको मिर्ची लग रही है साहब। अब मिर्ची लगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, दाएं करेंगे बाएं करेंगे। और बाकी जो ये आजकल नए गुलाम बन गए चीनियों के, जो चीनियों के कहने पे बहुत कुछ उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं, ये भी जग जाहिर है। और कतारियों का अल जजीरा नेटवर्क, जो देख संजय सर आप देखें, सबसे बड़ा और गंदा प्रोपेगेंडा चैनल है पूरे दुनिया में। हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। वो जो बोलता है यहूदियों ने ये कर दिया, बल्कि क्रिश्चियनों ने ये कर भारतीय दिया। मुसलमानों को प्रोवोक कर रहा है, उनको कह रहा है कि साहब कि बिल्कुल यहूदियों के सामानों का बहिष्कार करो, उनको रेडिकलाइज करने का प्रयास हो रहा है।
सर ये इतने जाहिल है, सोशल मीडिया पे आके कहते हैं यहूदियों को बहिष्कार करो। यार गूगल किसने बना? यहूदी ने। फेसबुक किसका? यहूदी का। ट्विटर किसका? वो भी यहूदी है। अब ये जितना भी सोशल मीडिया, जितना भी इन्वेंशन है, तो सब यहूदियों ने किया। मैं तो संजय सर हैरान हो गया, कल परसों की बात है, 2 दिन पहले की। ये हमारे बाजू में बांग्लादेश, इसका विदेश मंत्री कहता, तो टेक्निकली कहते हैं हम इस्लामिक है बट सेकुलर है, एक ही कंट्री जो अपने आप को सेकुलर बताती है कोट अनकोट कागजों पे। ये कहता कि सबको इजरायलियों का सामान बहिष्कार करो। ईरान वाला कहता है इजराइल को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, उसका तेल बंद कर दो, सारे इस्लामिक मुल्कों पे उन पे हमला करना चाहिए। अब आप देखिए बांग्लादेश का संजय सर क्या लेना देना, बांग्लादेश के विदेश मंत्री का क्या लेना देना इजराइल से? वो कहता है इजरायलियों का सामान बंद कर दो यार। और यहाँ चाइना को देखिए सर, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में इजराइल, उन्होंने इजराइल को अपने नक्शे से ही निकाल दिया। जो वर्ल्ड का नक्शा वो जारी करते हैं, दे हैव रिमूव्ड इजराइल फ्रॉम दैट। तो इसमें आप चाइना का एंगल भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। और ये कतरी दुनिया में हर आतंकवादी संगठन को ये पैसा देते हैं। अभी इनको एक और मिर्ची लगी, कुछ दिन पहले हरदीप सिंह पुरी साहब ने मोजाम्बिक में एक $20 बिलियन का एलएनजी जो प्लांट हमने बनाया, जो हमारा नेचुरल गैस वाला है, वो सेट कर दिया। तो उसका इनॉग्रेशन वगैरह हुआ, वहां से हमारा गैस वैस आएगा। तो कतार पे जो डिपेंडेंस है करीब 18-20% है, जो 40-45% होती थी। इन्हें ये भी लग रहा है यार इंडिया रिटर्डेंट हो रहा है। अच्छा, इंडिया अपने हिसाब किताब बना रहा है, और इनकी जहादी मानसिकता, जहादी प्रवृत्ति है, ये वो कर रहे हैं। और 3.5 कितनी इनकी 3 मिलियन आबादी है और 350 बिलियन का जीडीपी है। कोई बहुत बड़ा शक्ति है नहीं, कोई बहुत बड़ा आर्थिक सामर्थ्य इनका है नहीं। बट यही है कि जहाँ इस्लाम की बात आती है सारे एक साथ हो जाते हैं। अब ये देखिए आप, जो अभी पीछे ओआईसी वालों ने बैठक की थी यहाँ सऊदी में, ईरान का प्रेसिडेंट सर कितने दशकों बाद सऊदी आता है। यहाँ ईरान इराक ने आपस में लड़ाई की, हजारों लाखों मर गए, 13-13 साल के बच्चों को भी भेजा मरने के लिए। यहाँ आज पेट्रियट मिसाइल बैटरियां जो लगी है मक्का में, जिनको अमेरिकन मैनेज कर रहे, क्यों? होती मिसाइल न चला दे मक्का पे। होती कौन है? शिया। शिया किसके नाम पे चलते हैं? ईरान के नाम पे क्या चलते हैं ये। बट जब यहाँ यहूदों, क्रिश्चियन और हिंदुओं के खिलाफ बात होगी, सारे एक जगह बैठे हैं। अब मुझे बताइए, ईरान इराक ने जिन्होंने इतना खून बहाया, शिया सुन्नी का मसला, ये सऊदी और ईरानियों का मसला, ये होतियों वाला मसला, अमेरिकन क्रिश्चियंस आर प्रोटेक्टिंग मक्का, अमेरिकन क्रिश्चियंस आर प्रोटेक्टिंग मक्का। बट तुम एक साथ बैठे हो और कहते हो कि तुम्हारा कॉमन बॉन्डिंग फैक्टर क्या है? बहुत से लोगों की तो ज्योग्राफी भी नहीं मिलती इसराइल से। आपका कॉमन बॉन्डिंग फैक्टर है भाई ये मुसलमान है, इसको बचाना है। चाहे हमास एक आतंकवादी संगठन है, कोई बात नहीं, पर वो मुसलमान है, इसको बचाना। वही वाली बात है ना सर, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही वाली बात हो रही, क्योंकि ये हमास मुसलमान है, हम मुसलमान है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये आतंकवादी है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सीरियल रेपिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये बच्चों को मारते हैं, बच्चों के डिकैपिटेशन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम एक सॉवरन कंट्रीज हैं, तब भी हम एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करेंगे। क्यों? तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। और कल को अगर यही एक मीटिंग क्रिश्चियन कंट्रियां करे, कल हम एक हिंदू कंट्री क्रिश्चियन कंट्रियों से करे, अब आप तब देखना ये सारे निकल आएंगे। अरे क्या हो गया, सेक्युलरिज्म खतरे में, दुनिया बाइफरकेट हो रहा है, रिलीजियस पोलराइजेशन हो रही है। ये यहाँ के सूरमा है, इन्होंने एक ने भी बोला यार इनका आपस में कनेक्शन क्या है, ये तो खून के प्यासे एक दूसरे के टेक्निकली। बट आज ये सारे कंट्रियां जुड़ गई है एक जगह, क्यों? हमास के आतंकवादियों को बचाना है यहूदियों से। सर ये भी तो एक वास्तविकता है ना। तो आज जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, या जैसे हमारे लोग, हम जहाँ जैसे लोग हैं, हमें भी तो कहीं ना कहीं साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक खुला गठबंधन हो रहा है। और ये गठबंधन हो रहा है संजय सर धर्म के आधार पे। इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं। हमास को कैसे बचाया जाए, इसराइल को कैसे खत्म किया जाए, ये इनका एजेंडा है। अब एक हमास के लीडर का वीडियो आया था पीछे, आपने भी देखा होगा, कह रहा हम के 1,000, 10,000, 1 लाख साल तक हम इसराइल पे हमला करेंगे, हम नहीं मानेंगे। एक मैंने भी हमास के टेररिस्ट का वीडियो देखा, कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे यहूदों को मारने का आदेश मिला, वहां बच्चे हैं, वहां बुढ़े हैं, वहां औरत है। वो ये तक कि अगर बच्चों की नर्सरी, जिसे हम किंडर गार्डन कहते हैं, अगर किंडर गार्डन बच्चों से भरा पड़ा और मुझे पता है ये यहूद है, मैं जाके इनको मारूंगा, मैं अपने को डेटोनेट करूंगा, सबको मारूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 1-1, 2-2 साल के बच्चे, बट ये यहूदी है, बट ये यहूद है, इसलिए इनको मारना भाई मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। और वो अपना एक वीडियो उसने जारी किया था, कहता मैं तो रात को कब्र में सोता हूँ, मैं कब्र में रोज सोता हूँ, उठता हूँ, अगर एक दिन मैं यहाँ परमानेंट भी चला गया तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। सर ये मानसिकता की लड़ाई है। हम कब तक राजनीतिक शुतुरमुर्ग बनी रहे दुनिया, कब तक हम बता नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है।
ये देखिए ना, ये तो मानसिकता की लड़ाई है। हमास का फाइटर कहाँ से आता? कोई सैटर्न से आता, जुपिटर से आता? वहीं से तो आता हमास का फाइटर भी। वो 16 साल का लड़का जिसने मां से रेप किया, वो कहाँ से आया? वहीं से तो आया। मतलब जिसने क्या बताऊं, कहना नहीं चाहिए, लोगों की आंखें निकाली। एक तो ऐसा वीडियो आया सर, एक कपल को पकड़ते ये लोग, बीवी का मां से रेप करते हैं, हस्बैंड को बांध के। उसके बाद उनके बच्चे को लिया, एक ओवन में डाल दिया, उसको ऑन कर दिया। ओवन, ग्रिल नहीं होता हमारा, उसको ऑन कर दिया 360 डिग्री पर बच्चे को। वो बच्चा बेचारा वहां माँ बाप की आंखों के सामने, ही इज गेटिंग लिटरली रोस्टेड। ये माँ का बलात्कार कर रहे हैं, बाप देख रहा है, मतलब उसका बच्चे का बाप देख रहा है हेल्पलेस। फिर क्या किया, पति की आंखें निकाल दी और इन दोनों को मल्टीपल कट्स दिए, सो दे ब्लेड अ वेरी पेनफुल डेथ। ये हमास के जहादियों ने किया। और इनको बचाने के लिए पूरे ओआईसी, पूरा मुसलमान उम्मा एक जगह जाता है, सऊदी अरब जाता है, कहता नहीं यार, इसराइल को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दो, इसराइल को रोक दो। और ये कतरी कहते हैं कि तुमने इसराइल का समर्थन किया, इसलिए तुम्हारे 8 नेवल अफसरों को हम मौत के घाट उठाएंगे। क्यों? वो यहूदों के लिए, अभी देखिए यहूद वाला एंगल, वो यहूदों के लिए जासूसी कर रहे थे। यहूद का नाम आते ही सारे शांत, सब शांत। आज सब सर सवाल ये है कि हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक हम देखते रहेंगे, कब तक ये खेल चलता रहेगा? मुसलमान मुसलमान से मिलता तो वो उम्मा, हिंदू हिंदू से मिले तो वो कम्युनल, क्रिश्चियन क्रिश्चियन से मिले तो वो नॉन सेकुलर। तो ये जो सेकुलर कम्युनल की इन्होंने डिफिनेशन बनाई, और दुनिया में सेकुलरिज्म और ये जो कहते हैं ना यूनिफॉर्मिटी और ह्यूमन राइट्स की ठेकेदारी हम जैसे लोगों पे डालिए, हम पे डालिए, क्रिश्चियनों पे डालिए, ये कब तक चलेगी? क्यों नहीं कोई बोलता ये ओआईसी का मतलब क्या? तुम हमास को बचाने के लिए मीटिंग क्यों कर रहे हो भाई? मतलब जिसका हमास से मतलब या इजराइल से मतलब, वो दो कंट्रियां मिले समझ आती है। ये अफ्रीका में बैठने वाली कंट्रियों का हमास से क्या लेना देना? ये साउथ अमेरिका के नीचे टिप में बैठने वाली कंट्रियों का हमास से क्या लेना देना? व्हाट इज देयर बिजनेस विद हमास? और हमास क्या है? और हमास का ये लीडर इस्माइल हनिया क्या है? हसन नसरुल्लाह क्या है? और ये ईरान सीधा सीधा आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है सर। वी कैन बी ब्लाइंड, वी कैन चूज टू बी ब्लाइंड, पर कब तक ब्लाइंड रहोगे? अगर कल ये हसन नसरुल्लाह चाहे, ही कैन बर्न मिडिल ईस्ट। उसके पास अगर उसने कोई बड़ा अटैक कर लिया, उसका जवाब मिलेगा, दे कैन बर्न मिडिल ईस्ट। और ये इस सारे समीकरणों को देखते हुए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी राजनीति में हमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने हैं? क्या हमें कुछ खुल के बोलना पड़ेगा? क्या क्रिश्चियनों को खुल के बोलना पड़ेगा? क्या पूरी दुनिया को खुल के बोलना पड़ेगा? क्योंकि हम हिंदू भी सर वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट पॉपुलेशन है, 20% ऑफ द ह्यूमैनिटी है लगभग लगभग। तो हमारा हमारा अस्तित्व कहाँ जाएगा? मतलब ये सब आपस में मीटिंगें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बाकियों को सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स और एलजीबीटीक्यू में फंसा के उसका ठेका दे रखा है। और सबसे विडंबना की बात है सर, मैंने देखा ये कोई कहता है आई एम एलजीबीटीक्यू एंड आई एम विद पैलेस्टाइन। तो मेरा उससे कहना था भाई तू जाके यही जाके अंदर बोल दे आई एम एलजीबीटीक्यू एंड आई एम पैलेस्टाइन, देयर इट इज पंचेबल बाय डेथ। पूरे इस्लामिक कंट्रियों में इट्स पंचेबल बाय डेथ। ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, इन सब का दुरुपयोग किया जाता है हम जैसे लोगों के अगेंस्ट, हम जैसे सभ्यताओं के अगेंस्ट, जो सभ्यता को एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है, जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करती है। ये लोग किसी ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं करते सर। ये बिल्कुल क्लियर हो गया हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। एवरीबॉडी इज विद देम, एवरीबॉडी इज देम। मैं आज एक और प्रश्न आपके माध्यम से पूछूंगा सर। मैं अगर थोड़ा आज सा इसराइल, टोकूंगा आपको। इसमें जी जो है वो जो चाइना का मटेरियल पाया गया है जी हमास के अस्पतालों में, और जो जी चाइना के लोग पाए गए हैं, उससे जी चाइना का और कतर का और हमास का और ईरान का, इनका जो लिंक है वो कैसे दिखता है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं बस लास्ट का सेंटेंस पूरा कर दूं फिर इस पे आता हूं। सर अगर आज इसराइल में दमखम नहीं होता, अगर इसराइल की वक़्त और औकात नहीं होती, आपको क्या लगता है इसराइल खड़ा होता? इसराइल केवल खड़ा अपने सैन्य बल पे, अपने सामर्थ्य पे, अपनी शक्ति पे। और इसराइल की इतनी औकात है, ये 57 मुल्क मिलके भी गाजा में 1 लीटर पानी बिना यहूदियों के परमिशन के नहीं भेज सकते। उसके लिए भी यहूदी जब परमिशन देते हैं तब चलता है पानी। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे। सर देखिए, चाइना हमेशा से कराता आ रहा है। जिस दिन अटैक हुआ था, आपने हमने बात की थी सर। देखिए जो पाइपें मिली जिनसे रॉकेट बनते हैं, लिंग यांग स्टील फैक्ट्री, शिंगडोंग प्रोविंस, वो फोटो भी मैंने ट्वीट की थी, वो सबने देखी। तो पाइपें चाइना से। पैराग्लाइडर जो है वो चाइना से आया। उस फैक्ट्री का लिंक, उस फैक्ट्री की वेबसाइट मैंने ट्वीट की थी, भाई ये लिंक है, ये फैक्ट्री, ये पैराग्लाइडर बनाती है। जो
अब आप देखिए वो जो आयशा मिसाइल ये बोलते हैं या जो सरफेस टू एयर मिसाइल हिजबुल्लाह बोलता है वो सीधा सीधा नॉर्थ कोरियन डिजाइन है, ये भी प्रूव हो गया। कल परसों तो इन्होंने एक MQ-9 ड्रोन गिराया सर, होतियों ने। वो होती जिनके पास चप्पल पहनने की औकात नहीं, नंगे पैर घूमते हैं, वो MQ-9 ड्रोन गिराने क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी के आपको लगता होती बना पाएंगे? ये भी चाइना से या नॉर्थ कोरिया से आई है। नॉर्थ कोरिया के किम का कहना कि मैं इनकी मदद करूंगा, बताओ कैसे कर सकता हूं। फिर चाइना के लोगों का गाजा की टनलों में मिलना सबसे बड़ी बात। अगर आप गाजा की टनलों का एक रशियन वीडियो देखेंगे, वो जो टनल में टाइल्स लगती है, लोड बेरिंग टाइल्स, वो बिल्कुल बिल्कुल चाइनीज डिजाइन है, चाइना से आई थी। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये चाइनीज डिजाइन है, चाइना से आया था। वो टेक्नोलॉजी 60 मीटर नीचे टनल खोलना, टनलों में बाकायदा कंक्रीट है, 3-4 लोग चल सकते हैं, उसके अंदर एम्यूनिशन डंप, उसके अंदर बंकर। तो ये तो इन जहाजियों के बस का बनाना है नहीं सर। बेस्ट टनल डिजाइन जो है वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है चाइना, टॉप 3 में आता है चाइना। टनल बोरिंग मशीन के बिना ऐसा डिजाइन बनाना, इसमें जब तक आपके पास टेक्निकल गाइडेंस ना हो, यू आर टॉकिंग ऑफ 60 फीट बिलो द अर्थ, वहां लोड बेरिंग क्या है, ये जहादी तो अनपढ़ है, इनको क्या पता। तो वहां स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चाहिए, वहां टनलिंग के टनल्स के एक्सपर्ट चाहिए। और ये जो चीनी आज क्या कर रहे हैं, ये जो चीनी आप देखिए, ये बात कर रहे हैं कतर से कि ये हम जी कतर से नेगोशिएट करें। अगर चाइना ने आज तक बताया इसके कितने लोग गाजा में हैं? चाइना ने ये बताया उसके लोग गाजा क्या पर्यटन के लिए गए थे? चाइना ने ये बताया कि कितने लोग हैं? अगर वो बताता मेरे इतने लोग गाजा में, तो उनके पासपोर्ट वीजा देने पड़ेंगे भाई। मोसाड चेक करेगा, मोसाड चेक करेगा तो पता लगेगा भाई ये तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के, तो टनल बोरिंग वाले लोग हैं, तो ये हमस के साथ क्या कर रहे थे, सवाल वो उठेगा। और अगर चाइना का कोई गाजा में है ही नहीं, तो वो कतार से किस बात की बात कर रहा है, कौन सी नेगोशिएशन कर रहा है? कतर से सर वो ये बात कर रहा, भाई जो मेरे लोग नीचे टल्लों में है इनको निकालो, मुझे इनके से पैसे चाहिए, क्योंकि अगर इनका नाम ये पकड़े गए या मारे गए यहूदियों के द्वारा, फिर और गड़बड़ होगी, फिर और हम आतंकवादी समर्थन देश कहलाएंगे। नाउ चाइना इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान सर, चाइना भी बन गया है। चाइना से रॉकेट जाता है, चाइना से पैराग्लाइडर जाता है, चाइना से पाइप जाती है, हरिपुर में इनकी ट्रेनिंग होती है, चाइना से इनको जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो मिलता है। और एक और टेक्निकल पॉइंट है सर, देखिए ईरान तो खैर है ही है, ईरान के थ्रू तो राउटिंग होती है, ईरान को तो डाउट ही नहीं है, नॉर्थ कोरिया का भी हाथ है, पाकिस्तान का पूरा लेना देना है। अब आप देखिए, जब ये फेंस जो था इसराइल का, इसको किसी ने हैक किया था। इसमें 3 तरह के सेंसर है, कटने पे, पास आने पे और टनल पे। तीनों तरह के सेंसर काम नहीं किए। दे आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज, मैंने ये देखी है, आई हैव सीन देम पर्सनली एट वर्क। तो उनको किसी ने हैक किया। ये कैपेबिलिटी है अमेरिका में, चाइना में और रशिया में। देखिए अमेरिका करेगा नहीं, रशिया ने किया नहीं, तो बचा कौन? तो कहीं ना कहीं जो जब ये इन्होंने अटैक किया, उस फेंस और उस फेंस सिस्टम को किसी ने 1.5 घंटे के लिए बंद किया था, अराउंड 1.5 आवर्स। तो ये कैपेबिलिटी तो 3 देशों में, तो इन 3 देशों में चाइना ही ऑड मैन आउट है। तो चाइना का हाथ वहां भी है। तो चाइना का पूरा पूरा हाथ है। और आप कल परसों देखिए, उन्होंने तो अपने ये 2-3 डिस्ट्रॉयर्स और एक डीजल पावर्ड सबमरीन जो न्यूक्लियर आर्सेनल लेके उन्होंने कराची में डॉक करी 2 दिन पहले। और कराची पोर्ट में चाइना का कार्गो उतरा सर, और कहते हैं हम सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी। और मुझे समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान के पास तो मछुआरों के बोट भी नहीं है, तुम डिस्ट्रॉयर बेच के क्या नेवल एक्सरसाइज कर रहे हो? और दूसरी बात, पाकिस्तान के पास ना असला है ना बारूद है, क्या एक्सरसाइज करोगे? और इस नेवल एक्सरसाइज में केवल चाइना है और पाकिस्तान है। और दूसरी बात है, मुझे तो लगता सर ये तैयारी कर रहे हैं कोई। जो कार्गो उतरा कराची पोर्ट में, वो कार्गो में क्या था? कब से नेवल एक्सरसाइज के डिस्ट्रॉयर्स कार्गो अनलाने लगे? व्हाट इज द कार्गो दे हैव अनलोडेड ऑन कराची पोर्ट? और ये जो सबमरीन थी, इसको तो हमारे P8I जो हमारा सबमरीन डिटेक्टर है, उसने डिटेक्ट किया था, हमारी नेवी ने डिटेक्ट किया था। इन्होंने थोड़ी पता हमारा सबमरीन गया। व्हाट इज न्यूक्लियर लोडेड सबमरीन डूइंग इन कराची? और अगर आप देखेंगे, जो अभी पीछे समीकरण हुए 2 दिन पहले, यूएस का आइजनहोवर डिस्ट्रॉयर का बैटल ग्रुप, वो 500 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से। यूएस ने इसको प्लेस कर दिया है फॉर अ डेटरेंस, कि अगर ये दोनों हरकत हमाकत करते हैं, हम उनको देख लेंगे। जबकि ये आइजनहोवर इज इन द हिटिंग रेंज ऑफ ईरानियन मिसाइल्स और पाकिस्तानी मिसाइल्स, पर इनकी औकात है नहीं मिसाइल चलाने की। जब आइजनहोवर का कंबाइंड बैटल ग्रुप आता है या कैरियर बैटल ग्रुप आता है, के बाद चाइना के 3 डिस्ट्रॉयर और चाइना की एक सबमरीन, वैसे डीजल पावर्ड है पर उसमें न्यूक्लियर वेपन्स है, वो देखी जाती है कराची पोर्ट में। कराची पोर्ट में सामान उतरता है, किस लिए उतरता है?
चाइना कौन सी एक्सरसाइज कर रहा, कैसे इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप पाकिस्तान से करके क्या करोगे? तो यहाँ जो अमेरिका ने पाकिस्तान और ईरान को औकात में रखा, तो क्या चाइना उसमें कूद गया है? क्या चाइना इज सेइंग कि वी आर हियर टू डिफेंड पाकिस्तान इन द नेम ऑफ एक्सरसाइज? क्या चाइना की सबमरीन के आने का मतलब क्या? और ये एक दिन पहले आती है जब जो बाइडेन मिलते हैं शी जिनपिंग से। और कल का आपने वीडियो देखा होगा सर कि जो को तो ये नहीं पता वो कहाँ बैठा, उसको ये कहना था यार मीडिया को हटा दो, उसके लिए भी एंथनी ब्लिंकन की तरह वो देख रहा है। आप पीछे अपने वीडियो देखो, इधर चला या उधर चला, ना जाने किधर चला, उसको तो ये नहीं पता लगता राइट जाना है लेफ्ट जाना है। और वहां रिपोर्टरों के सवाल आप देखिए संजय सर, वो पूछ रहे हैं डू यू ट्रस्ट शी जिनपिंग से पूछ रहे डू यू ट्रस्ट जो बाइडेन। तो और ऐसे में उनका मिलना और कहते नहीं नहीं वी आर नॉट गोइंग टू कम्पीट, वी शुड नॉट हैव बैक टू ईच अदर। तो ये सारे समीकरण जो बन रहे हैं, चाइना का बेड़ा वहां जाना, जो बाइडेन का वहां जाना, ये आइजनहोवर का वहां डिप्लॉय करना, पाकिस्तान में कार्गो उतरना। आसिम मुनीर गया था चाइना अभी 4-6 दिन 10 दिन पहले करीब चाइना गया था 2 दिन के दौरे पे। 30 को गया 31 को आया। क्या करने गया था वो? चाइना में क्या करने गया था? और वो अनडिस्क्लोज्ड है। पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है और पता बिल्कुल चला है सर। कि वो यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके माध्यम से हथियार सप्लाई हो रहे हैं। इसमें भी कहीं चाइना ने कोई मीडिएशन किया दिखता है। सर 364 बिलियन या 364 मिलियन, सॉरी पाकिस्तान में बिलियन तो होता ही नहीं, मेरे पाकिस्तान इंडियन में के बिलियन? इतना तो वही उनका तो मैं जीडीपी नहीं है स्लिप ऑफ जितना टंग। आपने बोल दिया। मैं तो खुद तौबा कर रहा हूँ सर। मैं तो अब हमारी कंट्री में ना हर कुछ बिलियन में है, वहां हर कुछ मिलियन में, थोड़ा एडजस्टिंग करनी पड़ती है ना। तो 364 मिलियन का तो इन्होंने असला भेजा सर। और आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई, ये जो ग्रीस में एक कंपनी है उसका नाम है हेलेनिक ऑयल। ये हेलेनिक बड़ा ग्रुप है, उनकी रिफाइनरी एल्प्सिना में मैं गया हूँ वहाँ लास्ट 19-20 के कोविड के थोड़ा पहले गया था किसी काम से। तो सर वहां पे ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है ग्रीस की। वहां पे जो तेल रिफाइन होके अमेरिका को जा रहा है उसका 2/3 क्रूड रशियन है। उसका 2/3 क्रूड रशियन है जो अमेरिका जीते। मैं आपको बता रहा, हेलेनिक पेट्रोलियम कंपनी का नाम है, एल्सिना में रिफाइनरी है। इस अराउंड 40-30-40 किलोमीटर है एथन से। वहां पे इनकी रिफाइनरी है, उसमें 2/3 जो क्रूड है वो रशियन है। तो रशियन क्रूड अमेरिका कंज्यूम कर रहा है, पाकिस्तान हथियार बेच रहा है। ये हकीकत है। पर जो यहाँ खतरनाक खिलाड़ी है वो है ये 3 लोग है सर, एक खुमैनी, एक शी जिनपिंग और ये किम। ये 3 यहाँ खतरनाक खिलाड़ी जिनमें कोई लॉजिक कोई दिमाग नहीं चलता। अब आप कल परसों खुमैनी का वक्तव्य देखिए, जो उसके रिपब्लिक गार्ड है, वो कहते हैं भाई जो नया कमांडर है आसिम कासिम सुलेमानी की जगह जो आया, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है अमेरिका हमसे डरता है। अक्टूबर में अमेरिका हमारे पास कई बार आया, भाई लड़ो मत। कहता नवंबर में तो हमारे यहाँ एक रात में 3 बार एनवॉय भेजा। दे आर बेगिंग अस नॉट टू फाइट। मतलब आप देखिए अमेरिका मिलिटरली तो बहुत स्ट्रांग है, कोई डाउट नहीं, पर पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी वीक है। एक रिपब्लिकन गार्ड का आपका बंदा कहता है कि अमेरिका हमसे भीख मांग रहा कि नॉट टू फाइट। या ये नंगे भिखारी होती कच्छे वाले, मतलब ये चड्डी पहनने की भी औकात नहीं है इनकी, इन्होंने MQ-9 ड्रोन गिराया, MQ-9 रैपर गिरा दिया सर, जो $100 मिलियन का एक पीस है। मतलब 800-850 करोड़ का जहाज है, मतलब पायलट नहीं होता उसमें, ड्रोन है। बट इनके पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से, दुनिया ये क्यों नहीं पूछता? और यहाँ ये क्या कह रहे हैं जो बाइडेन साहब, नहीं 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 देखो भाई, तुम इसराइल को थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। जबकि इसराइल कह रहा है यार 60% गाजा तो हमने कवर कर लिया। और 60% गाजा हमने कवर कर लिया, गाजा के सेंटर में है। और अब मैं सवाल ये पूछूंगा आपके माध्यम से, ये जहादी कहाँ छुप गए? ये टनल, अब क्या कोई नया टनल जहाज निकाला है क्या सर? टनल में छुप के जहाज करना है, यानी कि टनल जहाज। ये क्या कोई नया टनल जहाज है कि जो टनल में छुप के अंदर से जहाज होता है? सर कोई सामने नहीं आ रहा, सबकी हवा टाइट है। ये अब ये बैंक करे कि ईरान कुछ करेगा, हसन नसरुल्लाह कुछ करेगा। ये जो इतने बहादुर जहादी थे ये कहाँ गए? यहूद तो तुम्हारे टनल के ऊपर है भाई, क्यों नहीं निकल रहे? पहले कह रहे थे गाजा में आओ देख लेंगे, अंदर घुस जाओ देख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आज इनकी औकात कुछ नहीं है। बट उन टनलों में सर अब भी चाइना के लोग हैं, पूरा पूरा नेगोशिएट कर रहे हैं कि उनको लोगों के साथ मिला के, अभी चाइना चीनी दिखता भी तो ऐसा है ना, प्रॉब्लम ही है, लोगों के साथ मिला के इनको इजिप्ट निकाला जाए, इजिप्ट से इनको चाइना इवैक्यूएट करेगा। अगर हम समरी देखें सर, पाइपे जिनसे मिसाइल बने चाइना ने दी, आयशा जो इनका जिसको ये क्लेम करते हैं हमने बनाया, ये चाइना का है। सरफेस टू एयर मिसाइल हिजबुल्लाह के पास नॉर्थ कोरियन डिजाइन है। पैराग्लाइडर चाइना से है, टनल कैनल चाइना है,
ईरान को पैसे देने वाला, खाद पानी देने वाला चाइना है। अगर चाइना का इतना बड़ा लेना देना नहीं, जब अमेरिका ने आइजनहोवर भेजा तो चाइना के 3 डिस्ट्रॉयर और 1 सबमरीन कराची में क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो। तो ये अगर आप चीजों का विश्लेषण करें संजय सर, तो चाइना पूरा पूरा मिला हुआ है। क्योंकि आप बताएं सर, हुतियों के पास वो टेक्नोलॉजी क्या है जो MQ-9 को गिरा दे? वेयर विल गेट दे गेट दैट टेक्नोलॉजी एंड एक्यूरेसी? तो किसी ने तो दी है ना। तो देने वाला कौन है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन तीनों में से एक है। और जो मैं शुरू से आपको कह रहा था, ईरान ने अपना सारा असला अपने आसपास की कंट्रियों में बांट रखा, वो भी क्लियर होता है। विद इंक्रीजिंग हुती अटैक वो क्लियर हो रहा है। आज हुतियों की धमकी आती है, कहती कि हम इजराइल के कमर्शियल शिपों पे हमला करेंगे। देखिए यूएस को कितना प्रोवोक कर रहे हैं। चाइना प्रोवोक करा रहा है, ये हिजबुल्ला प्रोवोक करा रहा है, रिपब्लिकन गार्ड प्रोवोक करा रहे हैं, हुती तक और प्रोवोक चाहे कर रहे हैं चाइना। यूएस तो प्रवोक होता ही नहीं है ना, वो तो जब तक वो कि तो आप आज अपने, वो केवल एक ही चीज से प्रवोक होता है। यूएस और कनाडा में एक चीज कॉमन है, जब तक आप प्रोनाउंस गलत नहीं बोले तब तक वो प्रवोक नहीं होता है। और जो प्रोनाउंस अगर आपने गलत कर दिए तो वो बहुत बड़ा फैसिज्म है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी कोई आप कोई उनका टेंशन नहीं। उनके आप उनका बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए, बॉर्डर ख़त्म कर दीजिए, आप उनका एजुकेशन सिस्टम सबवर्ट कर दीजिए, आप उनके यहाँ दुकानें लूट लीजिए, आप पुलिस कोई बात वालों को पीट दीजिए, कुछ भी करते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब कोई तो डेमोक्रेसी है। लेकिन प्रोनाउंस गलत हो गए तो वो फिर फैसिज़्म है। वो दिक्कत है सर, वो दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है। और आज ये जो अभी जो बाइडेन वो शी जिनपिंग गया उससे मिलने, वो तो उन्होंने स्टेट ही खाली कर लिया, होमलेस को हटा दिया, सबको हटा दिया, फेंस लगा दी, कोई कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई कुछ ना हो। और तो मैं हमारे तो यहाँ लोग कह रहे थे कि साहब आपने जो है वो भिखारियों को हटा दिया। अब उनको मूर्खों G20 को में ये नहीं आपने पता ग्रुप है सिलेक्शन कर कि दिया। भीख मांगना हमारे यहाँ कानून के अंतर्गत भी अपराध है। मतलब जो इनके लेकिन यहाँ होमलेस है ना, होमलेस यदि पड़े हुए हैं तो वो तो अपराध नहीं है यूएस में, क्यों हटाया करे। उनको? और ये स्टेट तो वैसी सेंचुरी स्टेट है ना, सेंचुरी स्टेट, इसमें कोई भी इमिग्रेंट अगर आके इलीगल आता है, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, लॉफुली यू कैन नॉट बी टेकन आउट। जैसे न्यूयॉर्क है, ये वाला स्टेट इज अ सेंचुरी स्टेट। तो सेंचुरी स्टेट में से आप होमलेस को निकाल रहे हो, इलीगल्स को निकाल रहे हो, भिखारियों को निकाल रहे हो, ड्रग एडिक्ट्स को निकाल रहे हो, फेंस लगा रहे हो बादशाह सलामत के हुजूर में। सर आपने इतना कमजोर अमेरिका देखा अब तक? इतना कमजोर अमेरिका का प्रेसिडेंट देखा आपने, जो ना दाएं चल पाता ना दाएं बाएं चल पाता? देखिए आप मिलिट्रीली यू नो प्रॉब्लम, मिलिट्रीली अमेरिका इज द नंबर 1, बट क्या वो पॉलिटिकल मसल है, क्या वो पॉलिटिकल इक्विपमेंट है? पर संजय सर आपको एक और बात बताऊं, अगर ये वो युद्ध शुरू प्रोनाउंस हो वाली गया। प्रॉब्लम हाँ मिलिट्री में भी हाँ आ गई है वहाँ। हाँ, ये बात तो है। अगर अगर ये तो LGBTQ में फंसे हैं ना आजकल, ये तो उसी लफड़े में फंसे हैं कि राइट्स, ये प्रो इसराइल प्रो फलस्तीन, उसी लफड़ों में फंसे देखिए, हैं। कल को अगर किसी दुश्मन को मारना होगा तो फिर उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि वो ही को मार रहे हैं या शी को मार रहे हैं या इट को मार रहे हैं क्या, दे देम हिज हर क्या है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं हो तब तक गोली भी नहीं चला सकते। नहीं, और मैंने सुना है सर कि अब कोई कह रहा था कि अब वी हैव 64 जेंडर्स या 72 जेंडर। तो मुझे तो 2 पता थे या 3 पता थे, मतलब अब ये भाई 64 या 72। संस्कृत में 3 है मैक्सिमम। हाँ वही 3 पता थे मुझे, तो ये 64 जो है सर। अब मैंने कहा यार ये किस तरह के जेंडर है, इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा। शायद जयपुर डायलॉग पे कभी प्रोग्राम करें हम डेडिकेटेड, कि इन जेंडरों को समझने की कोशिश करें कि ये नया क्या इन्वेंशन है, ये ह्यूमैनिटी के इतने हाँ, हाँ, साल बिल्कुल, बाद बिल्कुल। कौन सा नया इन्वेंशन है। आपके साथ ही कर लेंगे, आप थोड़ा इसकी स्टडी कर लीजिए। हाँ मैं कर लूंगा सर इसकी स्टडी, क्योंकि मैं तो खुद नंबर सुन के मैं हैरान हो गया। मैं कहा 64 जेंडर भाई, ये क्या है, ये तो हमें भी नहीं पता। तो ये वहां देखिए, हो रहा। और क्या है कि ये लोग सेक्स और जेंडर में भेद करते हैं। सेक्स इज़ बायोलॉजिकल, जेंडर इज़ मेंटल। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो 64 भी लिमिट नहीं है सर, फिर जितनी आबादी 64 उतने कैसे? जेंडर। देखिए, आप सवेरे जो है वो ही हो सकते हैं, शाम को शी हो सकते अच्छा, दिन में इधर उधर भी हो सकते हैं। पर हैं। हाँ, कुछ भी हो अब सकता सर, पर ये जो 64 वाली परिकल्पना, तो मैं हर 15 मिनट बाद क्या जेंडर बदलता है क्या? ये एक और है। अरे विश्लेषण है। साहब, जेंडर इज़ फ्लूइड। अच्छा, ये फ्लूइड है। पश्चिम का ये है कि जेंडर इज़ फ्लूइड बट कास्ट इज़ फिक्स्ड। कास्ट इज फिक्स्ड। हाँ, यहाँ कास्ट फिक्स है, किसान आंदोलन इज फिक्स्ड, आप कास्ट अपना इज, रिलीजन हिजाब चेंज इज कर फिक्स्ड। सकते हैं, आप अपना जेंडर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो सोचें वो बन सकते हैं।
आपके सेक्स ऑर्गन्स क्या है वो मैटर नहीं करते, लेकिन कास्ट नहीं चेंज हो सकती, वो फिक्स्ड है। और क्योंकि किसान जो हमने क्योंकि वो विधायक, हिंदू जो है वो तो बैकवर्ड है ना, ये लोग सब फॉरवर्ड है। हाँ ये बहुत फॉरवर्ड है ये। और जो हम किसान आंदोलन में जो लॉज लाए थे जो हम किसानों के लिए, वो नहीं ला सकते हम। आप अब सर यहाँ एक और चीज मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में कल परसों खबर आई थी, आप 300 युआन से ज्यादा एटीएम से विड्रॉ नहीं कर सकते, 300 युआन से ज्यादा यानी कि $40। उसके अलावा यू हैव टू गिव अ रिटन एप्लीकेशन टू द बैंक, तब आपका पैसा विड्रॉ होगा। ये तो चाइना की इकोनॉमी की हालत है। और यहाँ ये हमें पहाड़े पढ़ा रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो कर, हम यहाँ गलत हैं वहां गलत है। यूएस में जो डेट सीलिंग, अब तो शायद किसी रेटिंग एजेंसी ने भी यूएस की रेटिंग जो ओवरऑल, इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू, इट्स नॉट स्टेबल एनी लॉन्गर। मतलब इनकी रेटिंग 2 पॉइंट गिरी है अभी हाल, आई कांट रिमेंबर किस स्टेज में अभी, बट दे हैव ब्रॉट डाउन द रेटिंग बाय 2 पॉइंट्स। तो ये यूएस और चाइना की हालत है, ये दुनिया में हो रहा है। अब मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी सर, एक बात बताएं, यहाँ मेरे तो सुनने में ये यहूदियों ने 100 से 200 मस्जिदें भी शहीद कर दी, तब भी कुछ नहीं हो रहा। ये इस्लामिक को, ये हम ये हिजबुल्लाह वाले तब भी बिरयानी इनकी चल रही है। तो तो ये 356 स्क्वायर किलोमीटर में इतनी सारी मस्जिदें कर क्या रही थी? मुझे तो ये बताया गया है कि मस्जिदों का तो सिर्फ ऊपर से आवरण था, ये तो सारे के सारे हमास के ठिकाने बिल्कुल थे। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ सर। ये जो अल शफा हॉस्पिटल है जिसको आज इसराइल ने घेर लिया, ये तो हमास का हेडक्वार्टर था अल शफा हॉस्पिटल के नीचे। अभी आप हमास के एक लीडर के घर को तोड़ा गया, उससे एक टनल निकलती है, टनल के ऊपर ढक्कन है, वो कैमोफ्लेज्ड है और इतना मजबूत है कि हैंड ग्रेनेड से भी नहीं टूटेगा, उससे सीधे अस्पताल तक टनल जाती है। अस्पतालों के अंदर इनका एम्युनिशन डिपो, इसराइल ने तो खैर अल शफा को घेर लिया, कार्रवाई चल रही कुछ दिनों, शायद शाम तक सुबह तक वीडियो वीडियो भी आ जाएगी क्या है वहां पे। हर अस्पताल के नीचे तो बंकर है सर। ये जो इन्होंने बिल्डिंगे है ना, बिल्डिंगों के बेसमेंट में इन्होंने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगाए थे। बाहर से आपको बिल्डिंग दिखेगी, बेसमेंट में वो खिड़की ऐसी दिखती है, खिड़कियों में लाइट नहीं आती बल्कि रॉकेट निकलते हैं वहां से। ये तो वहां की बात है। और अब आप बताइए, जो अभी वहां गाजा में, क्या उसको हमास नहीं पता? क्या उसको ये नहीं पता हमास क्या कर रहा है? क्या किस जब अस्पताल के नीचे इतनी बड़ी बेसमेंट बनी, एम्युनिशन डंप बना, क्या गाजा वालों को नहीं पता था ये? मतलब किसको बेवकूफ बना रही है दुनिया में? मैं कह रहा हूँ सर, इनमें से 80% लोग रेडिकलाइज्ड है, 80% लोग रेडिकलाइज्ड है, शायद 20% ना हो, वो मजबूरी में खड़े, बट 80% आर रेडिकलाइज्ड। 500 किलोमीटर टनलें बनती तुम्हें नहीं पता, हर अस्पताल के नीचे एम्युनिशन डंप बनता तुम्हें नहीं पता, बेसमेंटों में से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लग रहे हैं तुम्हें नहीं पता, मतलब मल्टी बैरल रॉकेट्स यू कैन फाइल, वहां असला आ रहा है, चीनी आ रहा है, चीनी टनलों में है, तुम्हें कुछ नहीं पता। और टनलों में बंकर बने हुए, टनलें रियनफोर्स हो रही है, तुम्हारे को कहते हो जी खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पर जितना सीमेंट लोहा है वो तो तुमने टनलों में डाल दिया। एक गाजा ऊपर है, गाजा नीचे। अल शफा हॉस्पिटल को क्यों नहीं इवैक्यूएट कर रहे हैं? जब इसराइल ने कहा इवैक्यूएट करो, कर लेना चाहिए। अगर तुम इवैक्यूएट करते, तुम्हें लगता इसराइल जहां जाता, कहता यार कुछ यहाँ तो कुछ भी नहीं, क्यों बचा रहे हो अल शफा हॉस्पिटल को? सर सबसे मिलियन डॉलर पॉइंट, अगर अल शफा हॉस्पिटल के नीचे कुछ नहीं है तो यहूदियों से लड़ कौन रहा है वहां पे? तो जो आईसीयू वाले पेशेंट है, ये क्या सर्जिकल नाइफ लेके यहूदियों से लड़ रहे हैं, या ये ड्रिप ड्रिप की बोतलें फेंक रहे, ग्लूकोज की बोतलें फेंक रहे यहूदियों पे? अगर वहां से रॉकेट फायरिंग हो रही है, आरपीजी आ रहे, अगर वहां से बाकायदा फायरिंग हो रही है, टैंक्स घुसाई है इसराइल ने, तो हु इज गिविंग द रेजिस्टेंस इफ इट्स अ हॉस्पिटल? अगर वो अस्पताल है तो यहूदियों से कौन लड़ रहा वहां पे? ये बताओ ना, यहूदियों से कौन लड़ रहा वहां पे? वो तो अस्पताल है भाई। और इनकी मंशा क्या रहती है? लोग मरेंगे, फिर बोलेंगे हाय अल्लाह, मुसलमान मार दिया, मुसलमान मार दिए, इतने मार दिए, फिर तो सारे मुसलमान आओ और आप जिहाद करो। अब जिहाद करना ऑप्शनल नहीं है भाई, अब जिहाद करना मैंडेटरी हो गया क्योंकि मुसलमान मार दिए। मतलब एक मैंने वीडियो देखा था, एक एक बेचारा बुढ़ा आदमी है, कहता ये हमास के कुत्ते यहाँ से जाते क्यों नहीं? और अल जजीरा वाला उसको वहीं काट देता, वहीं वहीं वीडियो रोक देता कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं है। वो दिखाते भाई ये लोगों को मार दिया सर। अस्पताल के नीचे एम्युनिशन डंप क्या कर रहा है? अगर अस्पताल में आईडीएफ घुस रहा तो नीचे से हु इज फायरिंग बैक ऑन आईडीएफ? ये सवाल इनमें से कोई नहीं बोलेगा, ये सवाल इनमें से कोई नहीं बोलेगा। इनका वही मोटिव, विक्टिम कार्ड प्ले करो, दुनिया को बेवकूफ बनाओ, दुनिया की सहानुभूति लो और बच्चे को मरते हुए दिखाओ,
और अभी तो अब मैंने कई सारे वीडियो देखे, वो जो दिखाते कि जी कफन वफन लगे हुए लाश है, पता लगा लाश को छींक आ गई, वो खड़ा हो गया नीचे नीचे, फिर उसको मार फिर छींक आ गई, उसको कहता यार छींक आ गई यार। अच्छा किसी को खुजली कर रहा है, कोई किसी का दम घुट रहा, तो मतलब मैंने कहा यार ये गाजा में जनाजे के बाद लाशें जिंदा हो जाती है, तो समझ आया लाशें तो थी नहीं हो कभी, वो तो फोटो शूट के लिए था। मैंने संजय सर एक वीडियो देखा, एक छोटी सी बच्ची को दिखाया यहाँ लगी है यहाँ लगी है, तो मैंने भी देखा यार। फिर वो वीडियो आगे चलता है, वीडियो में ये दिखाते हैं सर पूरा डायरेक्टर है, कैमरा लगे है, मेकअप लगा है, पूरा लगा है, और उसके साथ एक लेडी आती है, एक बच्चा खड़ा होता है, फिर वो ऐसे रोती है। मतलब ऐसे जबरदस्त सेट है कि हॉलीवुड के जेम्स कैमरॉन भी मात खा जाए, जेम्स कैमरॉन भी बेचारा मात खा जाएगा। और ये गाजा में प्रोडक्शन होती है, गाजा में यही प्रोडक्शन होती है, वहां कोई असली फिल्म तो बनती नहीं, यही पिक्चर बनती है। कैसे बच्चों को मारा, कैसे बूढ़ों को मारा, पूरे पूरे सेट बना के शूटिंग हो रही सर गाजा में। दिस इज द रियलिटी ऑफ गाजा, ये गाजा की असलियत है। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का टूल कौन सा है? अल जजीरा। अल जजीरा कहां से आता? कतर से, फंडेड बाय कतर, माउथ पीस ऑफ कतर। तो ये विडंबना कब तक दुनिया में चलेगी, दोगलापन कब तक दुनिया में चलेगा, कब तक दुनिया ऐसी भरबरता को बर्दाश्त करता रहेगा? ये आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है सर। हाउ लॉन्ग कैन वर्ल्ड टॉलरेट दिस? आप तेल के नाम पे कब तक दुनिया को ब्लैकमेल करते रहोगे? वैसे मेरा ये मानना है, जमीन पे जिसका कब्जा हो, तेल तो उसी का है ना, तेल कहीं थोड़ी ना जा रहा है। अब लीबिया का तेल हो, इराक का तेल हो, किसका कब्जा है? अरामको में किसका सबसे ज्यादा स्टेक है? तो ये जो इनको लगता है कि जमीन हमारी तेल हमारा, पर मेरा थॉट प्रोसेस दूसरा है। अगर कल को जमीन पे मेरा कब्जा हो जाए, तेल भी तो मेरा ही होगा ना सर। भाई तेल पे कोई आईपीआर थोड़ी ना इनका, इनके पास कोई पेटेंट थोड़ी ना है। निकालने वाला अमेरिकन, काम करने वाला इंडियन, सारा तो बाहर के लोग काम करते हैं। तुम्हारा जमीन पे केवल क्लेम है, बट दैट इज नॉट टिल इटर्निटी। तुम ये हरकतें करते रहोगे तो तेल से भी जाओगे। जो 10-12 साल तुम्हारे चलने का हिसाब किताब है तेल पे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ पेशेंस सर। पर इस सारे समीकरण में जो खतरनाक खेल खेल रहा है, वो खेल रहा है चाइना, क्योंकि शी जिनपिंग डिस्परेट हो गया है, इसकी इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो रही है। ही इज गोइंग टू अ स्टेज वेयर इट कैन नॉट रिकवर इट। तो वो कुछ करेगा। और मुझे जो डर लगता है ना सर, ये जो बाइडेन को मैनिपुलेट करा के कोई ऐसी गलती ना करा दे, क्योंकि मेंटल फैकल्टीज उसकी जो बाइडेन की बराबर है नहीं। इस मेंटली मतलब ना, हिज हेल्थ इज नॉट देयर, इज काइंड ऑफ सिक। अगर उसने कोई ऐसी चीज उससे करा ली जिससे पूरी दुनिया की शांति भंग हो सकती है, पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे ला सकता है। अभी फिर भी डेटरेंस है, कल को अमेरिका हट रहा है, अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगा, ये खबर आती, ये सारे टूट पड़ेंगे इसराइल पे। और इसराइल के पास लास्ट ऑप्शन तो है ना, जिसे वो कहते हैं सैमसन ऑप्शन, क्या एलिमिनेट होल ऑफ द मिडिल ईस्ट, मैं पूरे मिडिल ईस्ट को रेगिस्तान बना दूंगा। इसराइल के पास वो ऑप्शन कभी भी है। तो क्या ये शी जिनपिंग क्या चाहता है, इसकी मंशा क्या है? ये डेस्परेट हो चुका है, इसने अपने सारे कंपटीटरों को मरवा दिया आज की डेट में, इसका कोई कंपटीटर जिंदा नहीं है। और ली काइशिंग जब मरा था सर, उसका कोई पोस्टमार्टम थोड़ी ना हुआ, उसकी बीवी तो आई कहती कहती इसका पोस्टमार्टम कराओ, ये कैसे मरा। और जहां वो मरा था, जैंग जामिन भी वही था, वो एक स्टेट गेस्ट हाउस है, वहां वो रखता है प्रिजनर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। उसके साथ डॉक्टर था, उसके साथ स्टाफ था, उसके साथ सब था। जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो 12 मिनट दूर एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है चाइना का, विच इज नंबर 3 इन चाइना। उसको पता सर कहाँ लिया गया? उसको लिया गया चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के हॉस्पिटल में, जो 22 मिनट दूर था। मतलब जिसको दिल का दौरा पड़ा, आप उसको कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल में नहीं लेते जो 12 मिनट दूर है, आप उसको 24 मिनट दूर एक हॉस्पिटल में लेते हो जहां ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का हॉस्पिटल है। तो ये लॉजिक समझ नहीं आया। जैंग जोमिन ठीक था, उस गेस्ट हाउस में गया, निपट गया। ली काइशिंग ठीक था, उस गेस्ट हाउस में गया, वो निपट गया। अब देखने का विषय ये संजय सर, तीसरा व्यक्ति उस गेस्ट हाउस में होजन-2 जाएगा या नहीं जाएगा। अगर होजन-2 उस गेस्ट हाउस में गया तो वो भी निपट जाएगा। आप बताइए, चाइना स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, अपने लीडरों को मरवा रहा, अपने लोगों को मरवा रहा, अपने पॉलिटिकल राइवल्स को मरवा रहा है, एंड येट ये वी आर सपोज टू लुक अहेड टू चाइना। ये तो वास्तविकता है दुनिया की। मुझे समझ नहीं आ रहा, शी, ये जो हमारा जो बाइडेन है, वही सी मीटिंग शी से मिलके होगा क्या तुम्हारा? कुछ भी नहीं होगा। शी से मिलके तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। शी इज ट्राइंग टू हर्ट अमेरिकन इंटरेस्ट एवरीवेयर। ये जो रॉकेट वॉकेट गए हैं, कहां से गए हैं? पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के गए। पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी कहां से आती है? चाइना से आती है।
तो ये सारी चीजें सर बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। चाइना की हालत खराब है और ऐसे में शी जिनपिंग वगैरह क्या कर रहा, बाइडेन क्या कर रहा, मेरी तो यही महाकाल से कामना होगी कि वो कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे आपको और हमारा जीवन भी संकट में आ सकता है। आपकी और हमारी जो अर्निंग्स है, जो आपकी और हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा दाल रोटी है, वो कहीं संकट में ना आ जाए, क्योंकि उस आदमी की मेंटल फैकल्टीज आर नॉट देयर। ही इज 33% ऑफ व्हाट ही लुक्स टू बी। तो और ऐसे में शी जिनपिंग का वहां जाना, नेगोशिएट करना, बहुत खतरनाक समीकरण बन रहे हैं सर। अमेरिका के जहाज होती गिरा रहे हैं, आज कह रहे इसराइल के कार्गो शिप्स पे अटैक करेंगे, कल को बोल दिया भारत के कार्गो शिप्स पे अटैक करेंगे, तो तब हम क्या करें? कल को बोल दिया कि हम अमेरिका के कार्गो शिप्स पे अटैक। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको याद दिला दें कि हमारा नया चैनल आ गया है, TJD स्पोर्ट्स, यानी कि हमारा नया स्पोर्ट्स चैनल, और कल उसका लॉन्च हुआ था। उस पर हमने कल भारत वर्सेस न्यूजीलैंड वाला जो सेमीफाइनल था, उसकी हमने लाइव एनालिसिस की थी, हाफ टाइम पर और फुल टाइम पर। आज भी हम वहाँ पर जो दूसरा सेमीफाइनल है उसके बारे में प्री मैच एनालिसिस और पोस्ट मैच एनालिसिस डालेंगे, उसको आप अवश्य देखें, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। जी सुमित जी, तो अब आप अंत में क्या कहना चाहते हैं सर इस मैं पूरे अंत में मसले पर? मैं यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में रिलीजन के आधार पर समीकरण बन रहे हैं, हम इससे बच नहीं सकते। आज ये इजराइल का नाम ले रहे हैं, कल ये आर्मीनिया का नाम लेंगे, इंग्लैंड का नाम लेंगे, और एक दिन जरूर आएगा ये भारत का भी नाम लेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो हमें उसमें क्या करना है, कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसका समय आ गया है, क्योंकि भारत भी इनके रडार में बिल्कुल आ गया है जब से हमने इजराइल का समर्थन किया है। जो भारत चढ़ रहा है, जो भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व, उनसे देखा नहीं जा रहा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट टारगेटिंग भारत। सो वी हैव टू बी रेडी टू टेक them on as and when the time arrives। सर अब इससे आप नहीं बच सकते। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जी जी, तो इसी के साथ आज का हम ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित तीर जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, सबसे पहले आपको नए चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा ये पूरा यकीन है कि दिस चैनल विल बी अ सुपर हिट। और आपको सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद और जय जय। हर 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 महादेव। महादेव।